नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, आज भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM हेलिना का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से उच्च ऊंचाई पर सफलतापूर्वक किया गया। खुद रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस लॉन्च होने के बाद अब हेलीकॉप्टर के साथ हथियारों के एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। इस मिसाइल का लॉन्च राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया था। हेलिना यह हेलीकॉप्टर आधारित नाक मिसाइल 7 किलोमीटर दूरी तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है। रक्षा मंत्रालय ने बयान में कहा कि इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर सिस्टम के द्वारा गाइडेड फायर एंड फॉरगेट मिसाइल ने उच्च ऊंचाई पर एक नकली टैंक को निशाना बनाया और इस परीक्षण के दौरान DRDO, भारतीय वायुसेना और सेना के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। DRDO ने कहा कि हेलिना सिस्टम में दिन और रात हर मौसम में हिट करने की क्षमता है और ये पारंपरिक और विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच के साथ दुश्मन के टैंकों को मार गिरा सकती है। ये मिसाइल सीधे हिट मोड के साथ साथ टॉप अटैक मोड दोनों में लक्ष्य को भेज सकती है। और सबसे खास बात ये रही कि इस सफल परीक्षण ने हमारे स्वदेशी हथियार निर्माण के कौशल को दिखाया है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत के द्वारा लॉन्च किए गए स्टैंड ऑफ एंटी टैंक यानी कि सैंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के 4 महीनों के बाद हेलिना का ये सफल परीक्षण किया गया है। सैंट की जो सीमा है वो है 10 किलोमीटर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नाइजीरिया के साथ एक MOU पर साइन किया है, जिसके तहत नाइजीरियाई सेना के 6 अधिकारियों को चेतक हेलीकॉप्टर के दूसरे फेज यानी कि दूसरे चरण का उड़ान प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बयान में कहा गया है कि चेतक हेलीकॉप्टर का दूसरे चरण का उड़ान प्रशिक्षण अब जल्द ही शुरू होने वाला है और इसे दिसंबर 2022 तक पूरा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक नाइजीरियाई अधिकारी को 70 घंटे का उड़ान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत की ओर से पिछले महीने पाकिस्तान के क्षेत्र में जो मिसाइल गिरी थी, इस मामले की जांच में हादसे के लिए एक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया। कहा जा रहा है कि 9 मार्च की शाम को भारतीय वायुसेना के कर्मियों की ओर से गलती से एक मिसाइल लॉन्च कर दी गई थी और ये पाकिस्तान में जाकर गिरी। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरीके का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे की जवाबदेही तय करने की दिशा में तेजी से कार्रवाई करते हुए ब्रह्मोस दुर्घटनावश मिसाइल फायरिंग की घटना की भारतीय वायुसेना की जांच के आदेश दे दिए गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि वाइस एयर मार्शल RK सिन्हा की जांच में मिसाइल स्क्वाड्रन के एक अधिकारी को दोषी ठहराया गया है और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने यह कहा है कि कड़े कदम हम लोग उठा रहे हैं ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो और ड्यूटी के दौरान सभी कर्मियों के द्वारा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उनका पालन किया जाए। हालांकि दोस्तों, ये कहना कि हमने अपने अधिकारी पर कार्रवाई कर दी है, ये सिर्फ भारत को एक तरीके का स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए देना चाहिए। इस तरीके की कार्रवाई का कोई मतलब इसलिए नहीं बनता है कि कई बार टेक्निकल फेलियर्स हो जाते हैं जिसमें कि मानवीय गलती नहीं कही जा सकती है कि जानबूझकर इसे दागा गया हो। लेकिन ऐसा तो हम पाकिस्तान की तरफ से भी कह सकते हैं कि जब उसके सैनिक अंधाधुंध फायरिंग करते हैं बॉर्डर की तरफ से, तो क्या वो कार्रवाई करता है उनके ऊपर? जब सीज फायर वायलेशन वो लोग करते हैं, क्या पाकिस्तान भी ऐसा करता है? तो ये बात सोचने और समझने वाली है और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को भी इस बात को सोचना चाहिए कि अपने अधिकारी के खिलाफ इस तरीके की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप कितना मेरी बात से सहमत है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर LAC को लेकर आ रही है। दरअसल पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे और इस दौरान कई मुद्दों पर भारत ने बातचीत भी की। वांगी की इस यात्रा के दौरान भारत और चीन ने घोषणा की थी कि वो गतिरोध का हल करने के लिए काम करेंगे। लेकिन अब नई खबर आ रही है, उसमें कहा गया है कि वांगी की यात्रा के समय चीन ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों को हटाने का प्रस्ताव भेजा था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय सैनिक जो कि लगभग 2 वर्षों से PP-15 पर चीनी सैनिकों के साथ आमने सामने के टकराव में है और PP-16 और PP-17 के बीच करम सिंह पोस्ट पर उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया है। चीन ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के ठीक पीछे अपने सैनिकों को वापस वो ले लेगा। हालांकि कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया क्योंकि चीनी जो दावा लाइन है और LAC के बारे में भारत की समझ PP-15 पर लगभग एक दूसरे से मिलती है। अगर भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता तो इसका मतलब ये होगा कि चीनी सैनिक बहुत कम पीछे हटेंगे और भारतीय सैनिकों को कई किलोमीटर पीछे हटना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि चीन ने कहा कि वो PP-15 के ठीक पीछे वापस चले जाएंगे और वे हमसे PP-16 को भी छोड़ने के लिए कह रहे हैं, जिस पर पहले चीन ने कभी दावा नहीं किया था। कहने वाली बात यह है कि मैं 1 किलोमीटर पीछे चलूंगा तो आप 5 से 10 किलोमीटर पीछे चलोगे। इसलिए भारत ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। दोस्तों, भारतीय सेना अपने 957 T-90S टैंक्स को अपग्रेड करने जा रही है और इसमें नया स्वदेशी थर्मल इमेजर कमांडर साइट लगाया जाएगा। बता दें कि थर्मल इमेजर साइट को DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने साथ में मिलकर बनाया है।
जहां एक तरफ रशिया पर अब सैंक्शंस लग रहे हैं, तो ऐसे में भारत नए तरीकों पर ध्यान दे रहा है जिसमें कि अधिक से अधिक भारतीय सामग्री लगाई जा सके। इसके अलावा भारतीय सेना 8 किलोमीटर रेंज वाली थर्ड जनरेशन कैनन लॉन्च मिसाइल पर भी काम कर रही है और ये एक नया टरेट हथियार सेक्शन होगा जिसे कि अपग्रेडेड 125 mm गन से लैस किया जाएगा और इसे हाईली ऑटोमेटेड डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ भी लैस किया जाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि वे 4 ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिनका डिजाइन और डेवलपमेंट को मेक वन कैटेगरी के तहत करवाएगी और इसमें भारत सरकार 90% फंड देगी, वो भी इंडियन इंडस्ट्रीज को। और इसमें कहा जा रहा है कि एयरबॉर्न स्टैंड ऑफ जैमर भी इसमें शामिल है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसके तहत एक एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट किया जाएगा और उसमें इलेक्ट्रॉनिकली पेलोड लगाया जाएगा और इसमें कम्युनिकेशन और रडार जैमिंग क्षमता भी होगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स इक्विपमेंट भी लगे होंगे जो कि दुश्मन की पहचान कर पाएंगे और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को सुरक्षित तौर पर क्रॉस बॉर्डर्स ऑपरेशन करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने नेक्स्ट जनरेशन टाटा T815 8x8 टेरन व्हीकल पर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें न्यू आर्मर ड्राइवर कैबिन होगा जो कि बुलेट और ब्लास्ट प्रूफ प्रोटेक्शन देगा क्रू मेंबर्स को। यही नहीं, इसमें डीआरडीओ और टाटा ग्रुप और कल्याणी ग्रुप के 155 mm गन सिस्टम को भी लगाया जाएगा और ये नया हाई मोबिलिटी व्हीकल 8 सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक डीजल इंजन से संचालित होगा और जिसमें कि इसका गनर 155 mm की गन को ऑपरेट कर सकेगा। दोस्तों, अमेरिका भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी मदद करने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पर साइन करने वाले हैं। दोस्तों, आज के युग में सैटेलाइट्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं सिविल कम्युनिकेशन क्षेत्र में और मिलिट्री कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और अमेरिका इस क्षेत्र में सबसे आगे है। बता दें कि अमेरिका के पास करीबन 4318 सैटेलाइट्स हैं। इस मामले में भारत काफ़ी पीछे है और उसके पास 104 सैटेलाइट्स है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारे सैटेलाइट्स को भी खतरा हो सकता है दुश्मन के सैटेलाइट से, क्योंकि कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है स्पेस में, जैसे कि स्पेस डिब्रीज के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि वो भी टकरा सकते हैं। इसके अलावा दुश्मन एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी बना रहा है जो कि अपने दुश्मन देश के सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकता है। और यही नहीं दोस्तों, कई देश इतने भी चालाक है कि वो अपने सिविलियन सैटेलाइट्स को मिलिट्री सैटेलाइट से टकरा भी सकते हैं। ऐसे में इनको सुरक्षित करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। दरअसल अमेरिका भारत को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के तहत रियल टाइम जानकारी देगा कि सैटेलाइट्स इस वक्त कहां पर है और उसकी रियल पोजीशन क्या है, और अमेरिका जो भारत को इन्फॉर्मेशन देगा उससे भारत के सैटेलाइट्स बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी। बीच में आपने जाना भी होगा कि एक घटना घटी थी भारत के सैटेलाइट और रशिया के सैटेलाइट्स के साथ, कि ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों सैटेलाइट्स बिल्कुल पास में आ गए थे, लेकिन ये जानकारी रशिया की तरफ से रिवील हुई थी क्योंकि भारत के पास इस तरीके से जानकारी जुटाने का कोई माध्यम नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये भी होगा भारत को कि भारत को उसके दुश्मन देश के सैटेलाइट की पोजीशंस की जानकारी मिल पाएगी और भारत ये ट्रैक कर पाएगा कि दुश्मन का सैटेलाइट किस जगह पर अपनी आंखें गड़ाकर बैठा हुआ है। खासतौर पर भारत को चाइना का सारा रियल टाइम डेटा मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका इस तरीके की चीजें करने में माहिर है। उसके दुनिया भर के देशों में अपने अलायंस हैं, वहां पर उसने अपने अलग अलग ग्राउंड स्टेशन स्थापित कर रखे हैं जिनके जरिए वो पूरे स्पेस की जानकारी अपने पास रखता है और इसी डेटा को भारत के साथ शेयर करेगा, क्योंकि दोस्तों भारत भविष्य में कई सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला है और यही नहीं, भारत के पड़ोसी देश भी सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे और इन सब को भी भारत ट्रैक कर पाएगा कि किसकी सैटेलाइट कितनी सेफ है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इशू आ सकता है बाइडेन की तरफ से कि भैया यूक्रेन के मुद्दे पर आप कुछ बोलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये अमेरिका वही देश है जिसने हमें कारगिल के वार के दौरान, यानी कि कारगिल की लड़ाई के दौरान हमें GPS देने से मना कर दिया था। हमें रिलायबल तो नहीं होना, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।